एप 70 रेयांश मेहता ने कई रंगपुर दिग्गजों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। यद्यपि उनमें से अधिकांश के पास रेयांश मेहता से कम धन था, एक जूनियर के रूप में उनका शिष्टाचार त्रुटिहीन था, जिससे आलोचना के लिए कोई जगह नहीं बचती थी। उनकी अचानक उपस्थिति से यह भी संकेत मिला कि गैम्बलिंग किंग फैमिली रेयांश मेहता के पक्ष में खड़ा था। रेयांश मेहता ने गैम्बलिंग किंग के साथ संबंध स्थापित कर लिया था और उसका समर्थन प्राप्त कर लिया था। यही कारण था कि माही शाह ने उसे सिक्स आर्ट्स क्लब की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया। इससे जो संकेत सामने आया, उससे सभी का रुख अत्यंत दृढ़ हो गया। ये सभी बड़े लोग चतुर व्यक्ति थे। रेयांश मेहता को आते देख उन्होंने तुरंत उसके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया, उसकी प्रशंसा और सराहना की बौछार कर दी। रेयांश मेहता युवा और होनहार है। वह स्पष्ट रूप से पुरुषों के बीच एक ड्रैगन है। शिष्टाचार में जानकार और वरिष्ठता का सम्मान करता है। 50 साल तक जीने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। रेयांश मेहता से मिलकर खुशी हुई। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अब हम मोहन रजिया के मामले को समझ गए हैं और निश्चित रूप से दुष्ट खलनायकों को नहीं बचाएंगे। शाह परिवार जो कहता है वही हमारा इरादा है। रेयांश मेहता, अगर आपके पास मौका हो तो कृपया मेरे टाइडल वेव एंटरटेनमेंट सिटी पर आइए और चलिए एक अच्छा ड्रिंक लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल मनोरंजन नगर के सभी मालिक कम से कम 40 वर्ष के थे और काफी परिष्कृत थे। इस समय उन्होंने अपना भाव बदल दिया। मुस्कुराते हुए रेयांश मेहता को नमस्कार किया तथा रंगपुर में उसका स्वागत किया। रेयांश मेहता को प्रकट होते देख मोहन रजिया का पूरा चेहरा उतर गया और वह चुप हो गया। वह अंदर ही अंदर गुस्से में था। ये सोच रहा था कि यह आदमी इतनी जल्दी और इतने उपयुक्त समय पर गैम्बलिंग किंग फैमिली से कैसे जुड़ गया। रेयांश मेहता को आते देख वह तुरंत कठोर स्वर में चिल्लाया, तुम बदमाश, तुम मुझसे निपट नहीं सकते, इसलिए तुम मेरे परिवार को जब्त कर लेते हो और तुम शाह परिवार के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो। कितने बेशर्म हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। मेरे बेटे को जल्दी से वापस भेज दो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। उनकी गालियां फोन के स्पीकर में भर गईं, जिससे उसे सुनना बहुत अप्रिय हो गया। हालांकि रेयांश मेहता ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो तथा उसे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने अन्य मनोरंजन शहर के मालिकों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सभी, मैं यहाँ गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि जब तक आप मेरे मेहता परिवार और रजिया परिवार के बीच संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं, तब तक आप हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। यदि इस प्रक्रिया के दौरान मेरे तरीकों से आपको कोई नुकसान होता है तो मैं आपको बाजार मूल्य पर मुआवजा देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपना संकल्प भी व्यक्त करना चाहता हूँ, जब तक रजिया परिवार नहीं गिरता मैं कभी नहीं रुकूंगा। वह परिवार इस बात की गवाही दे सकता है कि यदि मैंने आपके किसी भी परिवार पर हाथ डाला तो वे तुरंत मुझे मारने के लिए अपने स्वामी भेज देंगे। मामला सुलझ जाने के बाद मैं रजिया परिवार द्वारा छोड़ा गया कोई भी व्यवसाय नहीं लूंगा। रेयांश मेहता की आवाज गहरी थी जब उसने अपनी स्थिति बताई। सभी बड़े लोगों को सलाह दी कि वे गुप्त रूप से मोहन रजिया की मदद न करें, अन्यथा वे उसके दुश्मन बन जाएंगे। यदि उन्हें पता चल गया कि कौन सा परिवार इसमें शामिल है तो उन्हें उनके क्रूर जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। माही शाह भी मुस्कुराए और कहा कि वह गवाह हो सकती है। यदि रेयांश मेहता ने वास्तव में अन्य परिवारों को बिना किसी कारण के फंसाया है तो मुआवजा दिया जाएगा और जाने जाएंगी। रेयांश मेहता और शाह परिवार के गांड के रूप में आने से सभी बड़े लोगों को राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है कि रेयांश मेहता बहुत ही उचित है, उतना क्रूर और निर्दयी नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। रजिया परिवार की तुलना में मैं रेयांश मेहता पर अधिक भरोसा करने को तैयार हूँ। मेरी समझ से ये स्पष्ट रूप से मोहन रजिया था जिसने एक उत्कृष्ट युवक को उस बिंदु तक धकेल दिया जहां उसे बदला लेने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि मोहन रजिया मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता तो मेरे लिए उसके पूरे परिवार को मार डालना कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। हम समझते हैं रेयांश मेहता, कृपया आगे बढ़ें। मुझे किसी भी छोटे नुकसान के लिए आपसे क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए चीज़ों को सुविधाजनक बना दूंगा। रंगपुर के कई बड़े लोग फिर से बोले। उनके शब्द रेयांश मेहता के प्रति प्रशंसा से भरे थे। उन्होंने महसूस किया कि रेयांश मेहता के साथ व्यवहार करना मोहन रजिया जैसे विश्वासघाती व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से कहीं अधिक आरामदायक था। इसके अलावा यदि मोहन रजिया गिरता तो उन्हें भी लाभ होता, तो क्यों नहीं। जब सभी लोग रेयांश मेहता से बात कर रहे थे, रेयांश मेहता के निरंतर आउटपुट के साथ मोहन रजिया पहले से ही गुस्से में अपने पैर पटक रहा था। सभी के निशाने पर आने के बाद अजय भाव के साथ उन्होंने गुस्से में वीडियो को सीधे बंद कर दिया और वह सिक्स आर्ट्स क्लब ग्रुप चैट से बाहर निकल गया। वह सब देखने से बचना चाहता था जो वह नहीं देखना चाहता था। उनके जाने से सिक्स आर्ट्स क्लब के कई दिग्गजों को इसकी कोई परवाह नहीं रही। वे एक बार फिर आम सहमति पर पहुंचे और सभी रेयांश मेहता के पक्ष में हो गए। माही शाह ने यह भी संकेत दिया कि रेयांश मेहता को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए और यदि उसे गैम्बलिंग किंग फैमिली की सहायता की आवश्यकता हो तो वह उससे संपर्क कर सकता है। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, इस बार मोहन रजिया ने रंगपुर में अपना प्रभाव पूरी तरह खो दिया। कुछ देर तक कई दिग्गजों से बातचीत करने के बाद रेयांश मेहता ने कहा कि इस मामले के सुलझ जाने के बाद वह उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगे और फिर उन्होंने फोन काट दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंत में माही शाह ने घोषणा की कि मोहन रजिया को क्लब से निष्कासित कर दिया जाएगा और अब से मोहन रजिया क्लब का सदस्य नहीं रहेगा। उन्होंने क्लब में उसके सभी पुराने निशान मिटा दिए और किसी को क्लब मुख्यालय जाकर मोहन रजिया के बारे में सारी जानकारी हटाने का निर्देश दिया। इन कार्यों के पूरा होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। अंग्रेजी शैली की एक हवेली के अंदर माही शाह ने अपना फोन रख दिया और अपने पीछे श्वेता शर्मा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अब संतुष्ट हो।
श्वेता शर्मा ने माही शाह की गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी और कहा, शुक्र है कि तुमने हस्तक्षेप किया। 3 ने कहा, आपने जो आदमी चुना है वह वास्तव में सुंदर है, मैं भी उस पर मोहित हूँ। सिर्फ वीडियो पर ही उसने मेरी आंखों में चमक ला दी और मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसकी इतनी परवाह करते हैं और खास तौर पर उसकी मदद करने के लिए मेरे पास आए। मैं सोच रहा था, तुम्हारी इतनी गहरी पसंद के बावजूद इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच सके। अगर वह ऐसा दिखता है तो मैं समझ सकता हूँ। माही शाह खड़ी हो गई, उसका पतला शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और उसने अपने दूसरे हाथ से श्वेता शर्मा का हाथ पकड़ लिया और मजाकिया लहजे में कहा, तुम दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है ना? तुम्हारे शर्मा परिवार में कई नियम हैं जबकि मेरे शाह परिवार में नियम अधिक उदार हैं। ये कैसा रहेगा? आप मुझे रेयांश मेहता दे दीजिए और मैं आपके लिए ये दर्द सह लूंगा कि मैं केवल देख पाऊंगा, छू नहीं पाऊंगा। श्वेता शर्मा ने आंखें घुमाईं और कहा, चले जाओ, तुम छोटी सी बदचलन लड़की हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती हो। हालांकि अगर तुम सचमुच उसके बिस्तर में आ सकती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे मुख्य पत्नी बनना होगा और तुम मेरी छोटी बहन बन सकती हो। माही शाह हंसा, ये तो बहुत अच्छा है, अब से हम साथ रहेंगे और इससे तुम्हें इधर उधर भागने से छुटकारा मिल जाएगा। श्वेता शर्मा भी हार गया और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो इसे गंभीरता से ले लिया। यदि तुम सचमुच साथ रहना चाहती हो तो मेरे भाई से विवाह कर लो और मेरे शर्मा परिवार की बहू बन जाओ, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। माही शाह ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके करण शर्मा को नीची नज़र से देखता हूं, लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं। मैं वास्तव में उसके अभिमानी और विद्रोही व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हमेशा कहता है कि वह इस दुनिया का नायक है, स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र सर्वोच्च है, इत्यादि। श्वेता शर्मा ने आह भरी, अचानक बहुत शक्तिहीन महसूस किया। यहाँ तक कि उसे भी लगा कि माही शाह ने जो कहा वह सही था। उसका छोटा भाई करण शर्मा वास्तव में अहंकारी था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। एक उचित उत्तराधिकारी बनने के बजाय उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्षों बाद उन्हें एहसास होगा कि शर्मा परिवार कुछ खास नहीं था। वह इतने लंबे समय से बाहर था, फिर भी उसका ध्यान केवल उस टूटी हुई कंपनी पर था जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। और वह परिवार के खिलाफ जाने पर अड़ा रहा, सभी को नीची नज़र से देखता रहा। श्वेता शर्मा बहुत थक गई थी, वह अब और प्यार नहीं करना चाहती थी। वास्तव में अपने छोटे भाई को माही शाह की सिफारिश करने से इस बहन को नुकसान हो सकता है। इससे तो अच्छा था कि वह स्वयं ही दूसरी स्त्रियां ढूंढ ले। यदि भविष्य में सचमुच कोई झगड़ा हुआ तो वह अपनी नंद को भी भावनाओं में बहे बिना दबा सकती थी। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। श्वेता शर्मा ने आह भरी और कहा, मैं जा रहा हूँ। करण शर्मा का एक और जुए का अपॉइंटमेंट है और मुझे उस पर नजर रखनी है ताकि वह ज्यादा दूर जाकर गलत रास्ते पर न भटक जाए। जाओ जाओ, माही शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। रेयांश मेहता ताइजिंग होटल की 12वीं मंजिल की खिड़की के पास बैठ गया और अपना वीडियो कॉल बंद कर दिया। मोहन रजिया का रास्ता मैंने एक बार फिर काट दिया है। जैसे ही सेना के बड़े बड़े अधिकारी उसे घेरने के इरादे से अपनी सेनाएं इकट्ठी कर रहे थे, सेना को खबर मिली और उन्होंने तुरंत उसे फोन करके सूचित किया। इसलिए उन्होंने श्वेता शर्मा को वह सामग्री सौंप दी जो उन्होंने बहुत पहले तैयार की थी। उन्होंने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया, वे रंगपुर में अन्य बॉसों के दुश्मन नहीं होंगे तथा वे केवल रजिया परिवार को ही व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाएंगे। ये श्वेता शर्मा के गैम्बलिंग किंग फैमिली के साथ संबंध के कारण ही संभव हुआ कि माही शाह आगे आकर रंगपुर में अन्य बॉसों को रोकने में सक्षम हुआ, जिसके कारण ये दृश्य सामने आया। मूलतः रेयांश मेहता ने इन सामग्रियों को तभी बाहर लाने की योजना बनाई थी जब क्लब के सभी गुंडे होटल के नीचे आ गए थे। लेकिन अब श्वेता शर्मा की सिफारिश के साथ यह अब इतना परेशानी भरा नहीं था। इस घटना के बाद रजिया परिवार रंगपुर के सत्ता केंद्र से पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। ड्रैगन हॉल और 10 एग्जीक्यूशनर्स के अलावा उनके पास उधार लेने के लिए कोई अन्य बल नहीं था। रेयांश मेहता ने मन ही मन सोचा, यद्यपि मोहन रजिया का खतरा काफी कम हो गया था, फिर भी वह लापरवाह नहीं हो सकता था। आप एक बार में एक निवाला खाते हैं और एक बार में एक बाल उखाड़ते हैं। सबसे पहले उसके चारों ओर के सभी अंगों को काट दो। एक बार जब वह सभी भौगोलिक और मानवीय लाभ खो देगा तो वह स्वाभाविक रूप से मर जाएगा। रेयांश मेहता के मन में एक योजना थी जो मोहन रजिया को अनंत नरक की खाई में भेजने के लिए पर्याप्त थी। आज उसने 2 काम पूरे किए। सबसे पहले उसने प्रतिभाशाली हैकर महेश शाह को ढूंढा, करण शर्मा के शक्तिशाली अधीनस्थ को छीन लिया और बाद वाले का भाग्य लूट लिया। दूसरा, उसने अर्श रजिया का अपहरण किया, न केवल उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने के लिए बल्कि मोहन रजिया की मानसिकता को बिगाड़ने के लिए भी। जब मोहन रजिया की मानसिकता ध्वस्त हो जाती है तो चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, वह अपनी कमियों को उजागर कर देता है, जिससे रेयांश मेहता को फायदा उठाने का अवसर मिल जाता है। एक घटनाहीन दिन ऐसे ही बीत गया। भोजन के समय रेयांश मेहता ने अपने वरिष्ठ शिष्य को महेश शाह को होटल में आमंत्रित करने के लिए भेजा। यद्यपि इस होटल का मालिक जा चुका था, लेकिन कर्मचारी अभी भी वहां मौजूद थे। अपने अल्प वेतन के कारण कर्मचारी अत्यंत आवश्यक होने पर ही छुट्टी मांगने का साहस करते थे, इसलिए भोजन फिर भी स्वादिष्ट था। यह उल्लेखनीय है कि विक्रम वर्मा अभी तक रिहा नहीं हुआ था और अभी भी रेयांश मेहता के बगल में था। खाने की मेज पर रेयांश मेहता, व्योम राजपूत, विक्रम वर्मा और महेश शाह थे। रात के खाने के बाद रेयांश मेहता ने महेश शाह से कहा, मैंने उसके दोनों बेटों को पास के आवासीय भवनों में बसा दिया है। मुझे पता है कि आपके अंदर एक आग दबी होगी, आप बाद में जाकर कुछ ब्याज ले सकते हैं, इसे मेरी ईमानदारी का प्रतीक समझें।
महेश शाह का मूलतः भावहीन चेहरा हिल गया और एक लहर सी उभर आई। उसके हृदय में जो घृणा थी वह दूसरों से कहीं नहीं जा सकती थी, वह हमेशा गहरे में दबी रहती थी। उसे तुरंत अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी निकास की आवश्यकता थी, और मोहन रजिया के ये दोनों पुत्र भी उसके शत्रु थे। विशेषकर जब उसे रैनबिंग और अर्श रजिया के पिछले कर्मों के बारे में पता चला तो वह घृणा से और भी अधिक क्रोधित हो गया। वह जानता था कि ये दोनों भाई ही उसके माता पिता की मृत्यु और उनके शवों को समुद्र में बहा देने के लिए जिम्मेदार थे। यदि मोहन रजिया मास्टरमाइंड था तो उसके 2 बेटे सहयोगी थे। आप एक अच्छे बॉस हैं, महेश शाह ने वास्तव में भावुक होकर कहा। रेयांश मेहता की कार्रवाई के आधार पर भले ही मोहन रजिया नहीं मरा, महेश शाह उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होगा। विक्रम वर्मा ने महेश शाह की बात से सहमति जताते हुए कहा, वह वास्तव में एक अच्छे बॉस हैं। रेयांश मेहता ने हाथ हिलाते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है, आप में से कोई भी अभी तक मेरे समूह में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए मेरी चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मजाकिया टिप्पणी से सभी लोग मुस्कुरा उठे और माहौल और भी सहज हो गया। इसके बाद व्योम राजपूत महेश शाह को किराए के मकान में ले गया जहां रजिया परिवार के 2 युवा स्वामी बंद थे। इसके तुरंत बाद किराए के कमरे से वीरान चीखें और विलाप की आवाजें आने लगीं। आधी रात को जब राहगीरों ने उन्हें सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें लगा कि उनका सामना भूतों से हो गया है। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसकी हमेशा से कठोर रही अभिव्यक्ति काफी हद तक नर्म हो चुकी थी और उसके दिल पर से भारी बोझ का आधा हिस्सा उतर चुका था। उसने अपना चश्मा ठीक किया, अब वह अधिक आराम महसूस कर रहा था और उसके शरीर में खून की गंध फैल गई। मैं आज रात आपके मार्ग की सभी निगरानी को हैक कर दूंगा, महेश शाह ने व्योम राजपूत से कहा। कृपया मेरे लिए चेयरमैन जुहो को फिर से धन्यवाद दें। व्योम राजपूत एक पिस्तौल और एक काला हुड पकड़े हुए हंसा, हम सभी एक ही पक्ष में हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद भाई हूँ, महेश शाह ने फिर से ईमानदारी से कहा। व्योम राजपूत ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, बॉस के रहते तुम्हें अपने माता पिता का बदला लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महेश शाह के दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। रेयांश मेहता के आसपास के सभी लोग उससे बात करने में सहज थे और उसे अपने ही लोगों में से एक मानते थे, शायद यही उसका करिश्मा था। उन्हें पहले से ही यह अंदाजा था कि शायद सचमुच यूचिन ग्रुप पर काम करना उनके लिए सबसे सही रास्ता होगा। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, अलविदा कहा और फिर टैक्सी लेकर सर्किट बोर्ड से भरे कमरे में वापस चले गए। कमरे के अंदर 1 दर्जन कंप्यूटर स्क्रीन लगातार रोशनी से टिमटिमा रही थीं। महेश शाह की आंखें स्कैनर की तरह थीं, जो लगातार पूरी दीवार पर लटके मॉनिटरों पर टिकी रहती थीं। स्क्रीन पर दिखाया गया कि व्योम राजपूत और हुड पहने हुए गुंडों का एक समूह एक वैन में सवार होकर बड़ी धूमधाम से होटल से बाहर निकल गया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वे पास के सबसे प्रसिद्ध कमर्शियल स्ट्रीट की ओर तेजी से बढ़े। रात में पैदल चलने वाले लोग कम थे और कमर्शियल स्ट्रीट पर केवल कुछ दुकानों में ही रोशनी थी। दरबान ऊँघ रहा था कि अचानक उसे अपने माथे पर ठंड का एहसास हुआ। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसकी कनपटी पर एक पिस्तौल तान दी गई है। दरबान इतना डर गया कि वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। फिर कांपते हुए उन्होंने बैरियर खोल दिया, जिससे वैन वाणिज्यिक केंद्र में प्रवेश कर गई। इसके तुरंत बाद व्योम राजपूत द्वारा लाए गए लोग सीधे रजिया परिवार के आभूषण की दुकान पर चले गए। उन्होंने हिंसक तरीके से दरवाजा तोड़ दिया, पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया, अंदर रखे सारे आभूषण लूट लिए और फिर कमर्शियल स्ट्रीट से बाहर निकल गए। इसके बाद रंगपुर की प्रत्येक रजिया परिवार दुकान को बपतिस्मा मिला, मानो टिड्डियां वहां से गुजर गई हों और घास का एक तिनका भी पीछे न छोड़ा हो। जब भोर हुई और कमर्शियल स्ट्रीट की दुकानें खुलीं तो उन दुकानों के मालिकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रजिया परिवार की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें तोड़ दी गई थीं। किसी अन्य दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनमें से 11 के निकट स्थित कई अन्य आभूषण दुकानों में भी सामान को छुआ तक नहीं गया। इससे अन्य दुकान मालिकों की पहले से चिंतित चिंता तुरंत दूर हो गई। और यह रात भर की छापेमारी सिर्फ एक छोटा सा एपेटाइजर था जिसे रेयांश मेहता ने व्योम राजपूत के लिए रात के खाने के दौरान व्यवस्थित किया था। अल्पविराम। रेयांश मेहता का रजिया परिवार के विरुद्ध प्रतिशोध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया, स्पष्ट कारणों के साथ, और रंगपुर के कई बड़े लोगों ने भी इस तमाशे को देखना शुरू कर दिया। इन बड़े अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वे इस भंवर में न फंसें। मोहन रजिया को सारी रात नींद नहीं आई, उसका फोन लगातार बजता रहा जिसमें उसके अधीनस्थों की रिपोर्टें थीं। लगभग हर आधे घंटे में उनकी रजिया परिवार दुकानों में से एक को तोड़ दिया जाता था। एक ही रात में रंगपुर के सभी आभूषण स्टोर तबाह हो गए, एक भी बाल नहीं बचा। उन्होंने तुरंत लोगों से निगरानी फुटेज प्राप्त करने को कहा, लेकिन उन्हें पता चला कि वह सब हैक हो चुका था। वह चाहते थे कि ऑफिशियल हस्तक्षेप करे और जांच में मदद करे, लेकिन ये बेकार था क्योंकि कोई सबूत नहीं था। इस बात ने उसे लगातार पैर पटकने, सिर खुजलाने और गुस्से से भर जाने पर मजबूर कर दिया। उन सबको मरना होगा, उन सबको मरना होगा। हरामजादों, साले हरामजादों का झुंड, तुम सब नरक में जाने के लायक हो। मोहन रजिया घर पर लगातार गालियां दी जाती थी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी कई बार थप्पड़ मारे गए थे। अपना गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने द वैन डिस्ट्रिक्ट में ड्रैगन हॉल के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया, उम्मीद करते हुए कि वे जल्दी से रेयांश मेहता से निपटने के लिए किसी को भेज देंगे। लेकिन ड्रैगन हॉल के प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी स्वामी विदेश में थे और केवल कुछ दिनों में ही आ पाएंगे। इससे मोहन रजिया के पास अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए वह केवल 10 एक्सिक्यूशनर्स में से बंगबो को ही पुनः कॉल कर सका।
पिछली बार बंगो को रेयांश मेहता के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वह लगातार रेयांश मेहता और व्योम राजपूत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। और इस समय मोहन रजिया के निरंतर उकसावे के तहत बंगो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ने का फैसला किया और रेयांश मेहता को मारने की कसम खाई। बंगो ने नाकभान सिकोड़ते हुए कहा, सिक्स आर्ट्स क्लब के लोग भरोसेमंद नहीं हैं, वे सभी अपनी असली क्षमताओं को छिपाने में माहिर हैं और बेहद चालाक हैं। एक बार जब हम रेयांश मेहता और व्योम राजपूत से निपट लेंगे तो वे निश्चित रूप से पहले की तरह हो जाएंगे और पाखंडी तरीके से हमसे माफी मांगेंगे। उनकी परवाह मत करो, वे सभी आधे अधूरे मन वाले लोग हैं। यदि वे मदद नहीं करते तो वे मदद नहीं करते। मुझे हांगकांग शहर से लोगों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ दिन दीजिए और रेयांश मेहता को अपने पछतावे का क्षण मिलेगा। बंगो की लार धुंध में बदल गई, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया और उसने आगे कहा, जब ड्रैगन हॉल अधिक स्वामी भेजेगा तो ये बिल्कुल निश्चित बात होगी। ये युवक रेयांश मेहता हमसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? अभी तो आप सहन करें, उन्हें कुछ दिन और अहंकार करने दें, बाद में हम ब्याज समेत सब कुछ वापस ले लेंगे। मोहन रजिया ने गहरी सांस ली और कहा, अभी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अब ये केवल उन 20 अरब को लौटाने के बारे में नहीं था। मोहन रजिया जानता था कि उसके ऊपर बकाया छोटी सी रकम रेयांश मेहता के लिए युद्ध शुरू करने का एक बहाना मात्र थी। इसके अलावा जब वह यू सिटी में था तो वह लगातार शेनले को धमकाता था, रेयांश मेहता का तिरस्कार करता था और ड्रैगन हॉल की पहचान को लेकर उस पर दबाव डालता था। उसके हृदय में गहरे दबे इस प्रकार के अपमान ने उसे निश्चित रूप से किसी भी आवश्यक उपाय का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि रेयांश मेहता एक छोटा सा प्लेबॉय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक क्रूर भेड़िया होगा जो जिसे भी देखता उसे काट लेता। उनका पीछा करने और उन्हें मारने के लिए लोगों को भेजना पहले से ही एक अपूरणीय रक्त संघर्ष में बदल चुका था।